डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन के फर्स्ट लेक्चर में आपने मोलैरिटी और नॉर्मलिटी की डेफिनेशंस को समझा था। उसी में हम थोड़ा सा और डिटेल आगे करेंगे। तो जैसे नॉर्मलिटी आपको निकालने का फार्मूला बताया गया था, उसी में हम आगे करते हैं नॉर्मलिटी इक्वेशन। तो नॉर्मलिटी इक्वेशन जो है, आप प्रैक्टिकल्स वगैरह में जब कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे आपने +1 में इसको यूज़ किया होगा। तो इसको देखते हैं कि क्या है। तो नॉर्मलिटी इक्वेशन जो होती है वो सिंपल ऐसे होती है, n1v1 = n2v2। तो एक सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी पता हो तो दूसरे की आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वॉल्यूम पता है तो इसको यूज़ कैसे करना है, इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि सपोज़ ये एक 20 ml सोल्यूशन है किसी का, और इसकी नॉर्मलिटी है 0.5, और इसमें आगे कहा जाता है कि 80 ml वाटर ऐड कर देते हैं। तो 80 ml जो वाटर इसमें ऐड करते हैं तो टोटल वॉल्यूम हो जाता है कितना, 100 ml। तो उस 100 ml की नॉर्मलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो ये बहुत इजी है। फर्स्ट सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी है 0.5 और वॉल्यूम है उसका 20, और नॉर्मलिटी दूसरे सॉल्यूशन की फाइंड आउट करनी है और उसका वॉल्यूम है 100। तो यहाँ से आप N2 बड़ा इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ये 20/100, तो ये 0.1 नॉर्मल आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से आप नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे ये एक नॉर्मलिटी इक्वेशन है, ऐसा ही मोलैरिटी इक्वेशन भी होती है, तो उसको हम अभी समझाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि नॉर्मलिटी ऑफ ए मिक्सचर कैसे निकालते हैं। अगर दो सॉल्यूशन हैं तो उसका भी एक फार्मूला होता है, जैसे कि ये n1v1 + n2v2 = n3v1 + v2। तो इस तरीके से अगर आपने ये 80 ml वाटर नहीं डाला, सपोज़ ये 20 ml HCl था और उसकी नॉर्मलिटी थी 0.5, और आगे आप उसमें 80 ml सपोज़ 0.1 नॉर्मलिटी का HCl ही डाल देते हैं। ये ध्यान रखना है कि एसिड में आप बेस नहीं डालेंगे, नहीं तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो इसको आप करके देखते हैं। ये नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन की, ये सेकंड सॉल्यूशन की, और ये आपके पास मिक्सचर की आ जाएगी। तो देखिए कैसे आती है नॉर्मलिटी। फर्स्ट सॉल्यूशन जो है उसकी आपको दे रखी है 0.5 और वॉल्यूम उसका है 20, और आगे आपको निकालना है, आगे इसमें ऐड करना है। आगे नॉर्मलिटी आपको दूसरे सॉल्यूशन की है, दूसरे सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी आपको दे रखी है 0.1 और उसका वॉल्यूम है 80। तो ये नॉर्मलिटी आ गई मिक्सचर की, और वॉल्यूम जो मिक्सचर का है वो 20 + 80 है, मतलब कि 100 है। तो इसको अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आप नॉर्मलिटी मिक्सचर की आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जैसे मैंने ये फार्मूला बताया है नॉर्मलिटी इक्वेशन का और यही मिक्सचर की नॉर्मलिटी का, इसी तरह के फार्मूले में आप मोलैरिटी का भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है वो देखिए आप। तो नॉर्मलिटी इक्वेशन की तरह अगर आप मोलैरिटी इक्वेशन करते हैं तो नॉर्मलिटी इक्वेशन तो सिंपल थी, n1v1 = n2v2, लेकिन मोलैरिटी इक्वेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये n1 और n2 से डिवाइड कर रखा है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्टेंट होता है। तो अगर आप कोई रिएक्शन करते हैं, तो जैसे आप ये रिएक्शन किया करते थे +1 में, एसिड + बेस = साल्ट + वाटर। तो इसमें ये फर्स्ट रिएक्टेंट का 1 मोल है और सेकंड का भी 1 मोल है। तो यहाँ पर हम 1 से डिवाइड करते हैं, मतलब किसी से डिवाइड नहीं करते हैं। तो अगर आप HCl की बजाय अगर आप एसिड ये ले लेते हैं H2SO4, H2SO4 आपको पता है कि डाइबेसिक एसिड है, तो ये 2 देगा H, और यहाँ पर आपको फिर OH भी 2 लेने पड़ेंगे। तो मतलब कि NaOH आपको 2 लेने पड़ेंगे, और ये Na2SO4 + 2 वाटर बनेगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रिएक्टेंट 1 और सेकंड रिएक्टेंट 2 है। तो यहाँ पर ये इस नंबर से 1 और 2 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है मोलैरिटी इक्वेशन में। लेकिन नॉर्मलिटी इक्वेशन में ऐसा कुछ डिवाइड नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उसमें नॉर्मलिटी इक्वेशन में ऐसा कुछ डिवाइड नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उसमें अगर आप मॉलिक्यूलर मास लेते थे इसका, तो उसकी जगह नॉर्मलिटी में लेते थे इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास ऑलरेडी वो उस नंबर से डिवाइड हो जाता था, तो वो 1 ही H देता था। तो इसलिए नॉर्मलिटी इक्वेशन में तो सिंपल आप पढ़ते हैं n1v1 = n2v2, लेकिन मोलैरिटी इक्वेशन जो है पर्टिकुलरली उसमें इस नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। हालांकि एग्ज़ाम
एग्ज़ाम में कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो जनरली इसी का आता है। तो इस तरह से अगर इस तरह की कोई रिएक्शन है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नंबर नहीं है। तो इस केस में अगर आप ये मोनो बेसिक एसिड लेते हैं और इसी टाइप का आप बेस लेते हैं तो उसमें मोलैरिटी इक्वेशन आपकी सिंपल हो जाती है, M1V1 = M2V2। और उसी केस में आप मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर भी वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा कि आपने नॉर्मेलिटी इक्वेशन की थी। तो आगे देख लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी क्या है। तो आपको याद हो कि नॉर्मेलिटी कैसे निकालते थे और मोलैरिटी कैसे निकालते थे, तो वो मोलैरिटी का जो फार्मूला था जो आपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था वो x/मॉलिक्यूलर मास इंटू V इंटू 1000 था, जिससे आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते थे। और अगर आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो यहाँ मॉलिक्यूलर मास की जगह पे हम क्या ले लेते थे, इक्विवेलेंट मास, और ये V ml में है, मिलीलीटर में, तो इस तरह से यहाँ पर 1000 लगाएंगे तो ये नॉर्मेलिटी आ जाती है। अगर आपको कोई सोल्यूशन दिया जाता है एक पर्टिकुलर, जो हमने पहले लिया था कि 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, तो देख लेते हैं कि इसकी मोलैरिटी कितनी आती है, नॉर्मेलिटी कितनी आती है। तो ये 4.9 मॉलिक्यूलर मास इसका था 98, और ये 500 और ये 1000, तो ये हमारा आ जाता था 0.1 मोलैरिटी। अगर आप इसी की सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालते हैं तो आपको याद होगा कि मॉलिक्यूलर मास तो इसका सल्फ्यूरिक एसिड का 98 है, लेकिन इक्विवेलेंट मास जो है वो कितना है, 49, और ये 500 1000, तो ये आ जाती है पहले से डबल। तो इट मीन्स कि H2SO4 के केस में नॉर्मेलिटी जो है वो मोलैरिटी से डबल होती है। तो इसका जो फार्मूला है वो जो है इस तरीके से है कि नॉर्मेलिटी जो है किसी भी सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी इनटू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अगर आप इसी के केस में अगर आप ट्राई करके देखें तो नॉर्मेलिटी 0.2 आ रही है, मोलैरिटी 0.1 थी, और मॉलिक्यूलर मास 98 और इक्विवेलेंट मास 49, तो ये 2 आ जाता है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। और 2 उस एसिड की क्या है, बेसिसिटी है। तो एसिड के केस में जो नॉर्मेलिटी है वो मोलैरिटी इंटू एसिड का क्या होता है, बेसिसिटी, ये हो जाता है। अगर आप नॉर्मेलिटी उसकी बेस की लेते हैं तो उसमें यहाँ पर एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि वो सोल्यूशन में कितने OH देता है। तो इस तरह से ये रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी है, और ये फार्मूला है, आप इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं करना है तो सिंपल उसकी बेसिसिटी से, अगर वो एसिड है तो, अगर बेस है तो उसकी एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नॉर्मेलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसी में आप थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि नॉर्मेलिटी जो होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। तो ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है 1 लीटर में, तो इसको आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स। मिली इक्विवेलेंट्स जो होंगे वो पर मिलीलीटर हो जाएंगे। अगर ये भी मिली इक्विवेलेंट्स में लेते हैं तो ये ग्राम इक्विवेलेंट की जगह, और ये पर मिलीलीटर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट पर मिलीलीटर होते हैं। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो इस तरह से हो सकता है। तो जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो हो जाएगा, ये वॉल्यूम उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी हो जाएगा। तो कहीं कहीं आपको किसी किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स निकालना पड़ जाता है, तो वॉल्यूम मिलीलीटर में उसको नॉर्मेलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरीके से आपको नंबर ऑफ मिली मोल्स भी निकालना पड़ जाता है कभी कभी, मिली मोल्स, तो वो वॉल्यूम मिलीलीटर में उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोलैरिटी से। तो ये इसकी रेयर ज़रूरत पड़ती है, और फिर भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो हमारी जो अगली डेफिनेशन है वो है मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट।
1000 ग्राम का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो इस डेफिनेशन में आपको देखना है कि एक तो ये ग्राम है, 1000 मिलीलीटर नहीं है जैसा कि मोलैरिटी में होता था, और यहाँ पर सॉल्वेंट है और मोलैरिटी में यहाँ पर क्या होता था, सॉल्यूशन होता था। तो इसका जो फार्मूला बनेगा मोलैरिटी का वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और आगे होगा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट जो है जनरली ग्राम में दिया होता है, ग्राम में, तो उसके किलोग्राम बनाने के लिए आपको यहाँ पर 1000 से डिवाइड करना पड़ता है जो ऊपर चला जाता है। अगर ये बाई चांस पहले से ही केजी में हो तो 1000 नहीं लगेगा उसमें, फिर 1 लगेगा। तो इसका जो सिंपल फार्मूला है जो आप न्यूमेरिकल में यूज़ करने वाले हैं वो नंबर ऑफ मोल्स हम ऐसे ले लेते हैं, W2/m2। W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और उसी का मॉलिक्यूलर मास लेंगे तभी तो बनेंगे नंबर ऑफ मोल्स। और मास ऑफ सॉल्वेंट हम ले लेते हैं W1, ये ग्राम में है। तो सॉल्वेंट के लिए मैं 1 ले रहा हूँ, सॉल्यूट के लिए 2 ले रहा हूँ यहाँ पर, और ग्राम में के किलोग्राम बनाने हैं तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स कि ये ऊपर आ जाएगा। तो इस टाइप से ये फार्मूले से आप सिंपल मोलैरिटी निकाल पाएंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है दैट इज़ डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका आप निकालिए मोलैरिटी। तो जल्दी से निकालिए आप, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो फाइंड इट्स मोलैरिटी। तो आप देखिए इस न्यूमेरिकल से, इस फार्मूले से बिल्कुल सिंपल हो जाएगा कि वो वेट ऑफ सॉल्यूट है वो 36 है, और ग्लूकोज का फार्मूला तो आपको पता ही होगा C6H12O6, और इसका जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कैलकुलेट करके वो आ जाएगा 180। तो 36/180, और वेट ऑफ सॉल्वेंट है 500, और ये क्या है 1000। तो ये आपका, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ये इतना 0.4 आ जाएगा। तो ये मोलैरिटी है जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैरिटी जो है आप इस फार्मूले से न्यूमेरिकल्स में बड़ा इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि कभी कभी सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया होता है, तो सोल्यूशन का अगर वॉल्यूम दिया है तो उस सोल्यूशन में आपको डेंसिटी भी दी होगी। डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपको वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दी है, तो आप क्या निकालेंगे, मास कैलकुलेट कर लेंगे। वो जो मास आएगा वो सोल्यूशन का ही आएगा, उसमें से आप सॉल्यूट माइनस करेंगे तभी वो सॉल्वेंट का मास आएगा। तो ऐसे आपको आगे न्यूमेरिकल दी जाएंगे जिसमें डेंसिटी दी होती है, तो उसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, वही यहाँ पर यूज़ होगा, तभी आप मोलैरिटी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमारी अगली जो डेफिनेशन है वो है मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन में आपको ये याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट के भी फाइंड आउट करते हैं और सॉल्वेंट के भी करते हैं। तो कैसे करते हैं, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the number of moles of all the components present in the solution। तो रेशियो जो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, सपोज सॉल्यूट है तो उसको टोटल जो दोनों कंपोनेंट हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनसे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए, आपको सॉल्यूट के भी चाहिए और सॉल्वेंट के भी चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले बनाने पड़ते हैं। तो पहले मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स ही बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स वैसे पहले भी बताया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर आप लेते हैं उसको हम N1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सॉल्वेंट का वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करते हैं उसको हम N2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो वो सॉल्यूट का वेट ले लेंगे और उसका मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे। पहले आप ये नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद ही आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन अगर आप निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर आप निकालते हैं उसको हम x1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई दोनों के नंबर ऑफ मोल। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन में एक और कंपोनेंट है थर्ड, तो उसके भी नंबर ऑफ मोल से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। और अगर मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हैं सॉल्यूट के
तो वो x2 हो जाएंगे। तो उसमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ़ मोल्स लेने हैं आपको और डिवाइड करना है दोनों के नंबर ऑफ़ मोल से। तो यहाँ पे एक आपको बात याद रखनी है कि x1 प्लस x2 जो होता है वो हमेशा ही क्या होता है, 1 होता है। ये आप फाइंड आउट करके भी देख सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल में। तो अब को एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि 46% इथेनॉल है इन वाटर में, तो उसमें आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। तो 46% इथेनॉल बाई मास है ये, तो मतलब उसमें इथेनॉल जो है वो इतना है, तो उसमें इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन और वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो इथेनॉल का फार्मूला आपको शायद पता होगा C2H5OH। तो आप देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के कितने हैं। सॉल्यूट जो है वो 100 में अगर ये परसेंट दे रखी है तो मतलब 100 में 46 तो यही है इथेनॉल। और आपको देखना है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। जब आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आ जाएगा 46। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के इस पर्टिकुलर केस में आ गया 1। तो अगर आप ये 100 में से 46 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 54। इसका मतलब है दूसरा जो कंपोनेंट है 100 ग्राम में वो है 54। तो उसके कैलकुलेट करते हैं। 54 जो ग्राम वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, तो उससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो है 1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो है 3। अगर किसी न्यूमेरिकल में मोल्स सॉल्यूट के सॉल्वेंट के दिए हैं फिर तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उनका मास दिया हुआ है तो उनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके आपको क्या करना है, पहले उनको नंबर ऑफ मोल्स बनाने हैं। तो देखिए अब आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं इजीली। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं 3 और नीचे 3 + 1 करेंगे 3/4, तो ये आ जाएगा 0.75। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूट के फाइंड आउट करने हैं तो सॉल्यूट के मोल हैं 1 और नीचे 3 + 1 1/4, तो ये आ जाएगा 0.25। तो इनका जब आप सम करके देखेंगे तो वो आएगा 1। तो ये डेफिनेशन थी मोल फ्रैक्शन की। इसको मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया है। इस तरह के न्यूमेरिकल आपको और भी बहुत सारे करने हैं। तो जैसे आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा है उसी टाइप से एक मास फ्रैक्शन भी होता है जो थोड़ा इजी है। तो वो मास ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ सोल्यूशन होता है। तो दोनों कंपोनेंट का जो मास है वो मास ऑफ सोल्यूशन ही हो जाएगा। तो इसमें अगर आप मान लीजिए कि ये वेट ऑफ इतने ग्राम तो सॉल्वेंट है और W2 ग्राम जो है वो सॉल्यूट है, तो मास फ्रैक्शन आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का निकालना है तो बड़ा इजी है। देखिए ये मास फ्रैक्शन ऑफ अगर आप सॉल्वेंट का निकालते हैं तो इसको हम x1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जो x1 था वो मोल फ्रैक्शन था, तो इसको अलग तरह से तो वेट ऑफ सॉल्वेंट ले लीजिए और डिवाइड बाई वेट ऑफ बोथ कंपोनेंट, मतलब कि वो वेट ऑफ सोल्यूशन ही हो गया है। तो इसी तरह से आगे चलते हैं हम मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसको x2 डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूट का वेट कितना है। सॉल्यूट का वेट है W2 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, तो वो आ जाएगा इतना। तो मतलब इतने सोल्यूशन में इतना सॉल्यूट है। तो अगर आपको मास परसेंटेज निकालनी है, मास परसेंटेज अगर आपको सॉल्यूट की निकालनी है तो सॉल्यूट की मास परसेंटेज की इतने में इतना है तो 100 में कितना, मतलब कि आपको इसको सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली अगर आपको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालनी है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि इतने में इतना सॉल्वेंट है तो 100 में कितना होगा। तो ये बड़ा इजी डेफिनेशन थी मास फ्रैक्शन की। तो आगे एक और डेफिनेशन है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10⁶। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that is present in 1 million parts by mass of solution, तो that is called as parts per million। तो इसको आप फार्मूले से समझिए। पार्ट्स पर मिलियन अगर किसी सॉल्यूट के हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर ग्राम में लिया है दोनों चीज़ों को, तो इतने में इतना सॉल्यूट है तो मिलियन में कितना होगा। जैसे आप परसेंटेज निकालते थे तो वो 100 में कि इतने में से इतना किया तो 100 में कितना, तो ये ppm निकालेंगे तो ये मिलियन में निकालेंगे, मतलब 10⁶ में निकालेंगे। ppm तभी यूज़ करते हैं व्हेन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बहुत सारे सॉल्वेंट में या बहुत सारे सोल्यूशन में बहुत थोड़ा सा सॉल्यूट अगर है तभी हम इसको यूज़ करते हैं। बाई चांस अगर कहीं बिलियन की ज़रूरत पड़े
बढ़ जाए बिलियन में ppb हो जाएगा वो, तो उसमें पावर जो होती है वो 10⁹ होती है, जैसे कि आपने कहीं सुना होगा। तो मैं आपको इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जो टूथपेस्ट होती है उसमें 0.1% जनरली फ्लोराइड आयंस होते हैं। तो उसकी आपको कंसंट्रेशन सपोज ppm में कैलकुलेट करनी है, तो ppm आप निकालिए इसका 0.1% का मतलब होता है कि 100 में वो 0.1 है, तो मिलियन में कितना होगा। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1000 ppm आ जाएगा। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको ये दिया हो कि 1000 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन आर प्रेजेंट इन टूथपेस्ट, तो इसको आप परसेंटेज में निकाल के देखना कि क्या वो 0.1% आता है या नहीं आता है। तो इस तरह से ये जो डेफिनेशंस हमने की हैं कुछ नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और ppm, उससे पहले स्ट्रेंथ और परसेंटेज वगैरह भी थी। तो आप इन डेफिनेशंस को देखिए और इनके फार्मूले लर्न कीजिए, और फिर इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम आगे देंगे और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे।